बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। यह मेरा चौथा वीडियो है और आप सभी लोग अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो आपको भेजी हैं उनको एक कॉपी में नोट ज़रूर करें। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो है, ये क्वेश्चन जो इसका प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है, ये 7 नंबर का प्रश्न आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक प्रश्न है। प्रश्न किस तरीके से बनता है देख लीजिए। मैंने लिखा है मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखना है और इसे किस तरीके से आप याद करेंगे। बहुत ही इजी है, लेकिन ये प्रश्न 7 नंबर का आता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा है, जो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं कल दूसरा वीडियो भेजूंगा आपको। तो इसके आंसर की शुरुआत मैंने आप लोगों से अपने पहले वीडियो में कहा था कि आप एक मूवी मोहनजोदड़ो नाम से एक फिल्म है, वो ज़रूर देखें। शायद कुछ ने देखी भी होगी और कुछ ने अभी नहीं भी देखी होगी। तो अगर आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस फिल्म को देखें और आप देखेंगे कि किस तरीके के जो मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां थी किस तरीके की बनी हुई थी। क्या एक नियोजित प्रकार था उसका, एक बिल्कुल नियम से उनके मकान बने हुए थे, उनकी बाजारें लगती थी, वहाँ पर स्नानागार मिला, वो सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ धार्मिक अनुष्ठान किस तरीके से करते थे। तो आप लोगों को ये फिल्म में देखने को मिल जाएगा। एनीवे, हम शुरू करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले अगर ये प्रश्न आता है आपका परीक्षा में तो आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो, डाल दिया आपने। उसके बाद आप लिखेंगे सन 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत के, जो पाकिस्तान में है, लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ की भूमि कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ है। तो इतना आप लिख लेंगे और फिर इसके आगे एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो से 1398 मोहरें, एक पुजारी का सिर, मतलब एक मूर्ति है, कोई पुजारी होगा, उसको पूजा करते हुए उसकी कुछ मूर्ति होगी तो उसका कुछ सिर का हिस्सा मिला होगा, सिर, मोम के सांचे, कांस्य की नर्तकी, कांस्य की एक नर्तकी मतलब नाच करती हुई एक स्त्री की तस्वीर मूर्ति मिली है। एक विशाल स्नानागार मिला है, एक विशाल सभागार मिला है, सीप का पैमाना मिला है, सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, पानी के जहाज की कुछ प्रतिकृति मिली है, हाथी का कपाल यानी कि हाथी का जो मस्तिष्क है उसकी हड्डियां मिली हैं, शिलाजीत मिला है, अवतल चक्की मिली है। अवतल चक्की अब क्या काम आती थी उस समय, जैसे घरों में हमने देखा होगा कि हमारे पास सिलबट्टा है, तो अवतल चक्की उस समय मसाले पीसने के काम आती थी। अवतल चक्की सिलबट्टे के आकार की मिली है, लेकिन वो बीच में से थोड़ा सा गहरी है और उसके दोनों कोनों में ऊंची है, इसलिए उसको नाम दिया है अवतल चक्की। गाड़ी के पहिए मिले हैं, मोहरे मिले हैं, पशुपति की मूर्ति मिली है, मुद्रा मिली है। तो इतनी पुरावस्तुएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये पुरातत्वविदों को कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो के बारे में इतना आप लिख लेंगे। इसके लिखने के बाद जो मोहनजोदड़ो की जो विशिष्टताएं हैं इनको हम 5 हेडिंग पे, 5 या 6 हेडिंग जो भी हमारी बनेगी
उसके अंदर इस प्रश्न को हम तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वह हेडिंग कौन कौन सी हैं। तो पहली हेडिंग है एक नियोजित शहरी केंद्र। तो पहली हेडिंग जो हमारी आएगी वो एक नियोजित शहरी केंद्र। दूसरी हेडिंग में आपको दिखा दूँ नालों का निर्माण। नालों का निर्माण वहाँ किस तरीके से हुआ था ताकि जो घरों का गंदा पानी है या नदियों नालों का जो पानी है वो किस तरीके से जाता था। तीसरी हेडिंग है गृह स्थापत्य, कि वो लोग अपने जो घर बनाते थे, जो आवास बनाते थे, वो किस तरीके के बनाते थे। चौथी हेडिंग आएगी समाधान। समाधान मतलब जब कोई आदमी मर जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी तो शवों को कहाँ दफनाते थे और कैसे दफनाते थे। और इसमें लास्ट वस्तु आएंगे विलासिता की वस्तुएं। उस समय मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या विलासिताओं की वस्तुओं का प्रयोग करता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 5 हेडिंग में ये पूरा आपका 7 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप पहले भूमिका लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं एक नियोजित शहरी केंद्र की। तो आपको पता ही होगा कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, जिसके 1 साल बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो मोहनजोदड़ो जो मिला वो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे सुनियोजित और सबसे अच्छी अवस्था में यहाँ जो पुरावस्तुएं मिली और जो उसके अवशेष मिले वो मिले हैं। यहाँ की बस्तियाँ, यहाँ का स्नानागार पूरा ढूंढ निकाला जो हमारे पुरातत्वविद थे। तो एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में आप लिखोगे। जो पहली हेडिंग आई है इसमें आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो की बस्तियां 2 भागों में थी। इसमें एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। इसमें एक छोटा लेकिन इसमें एक छोटा था लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाया गया था। दूसरी बस्ती इससे काफ़ी बड़ी थी लेकिन उसे नीचे बनाया गया था और इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया। ठीक है, नियोजित तरीके से इन्होंने अपना शहर बसाया था और 2 अलग अलग शहर बसाए थे। एक को नाम दिया दुर्ग, दूसरे को नाम दिया निचला शहर। एक को ऊंचे में बनाया था, दूसरे को कहाँ बनाया था, नीचे में। ऊंचे में मतलब एक को पहाड़ी पे बनाया था, एक को पहाड़ी के नीचे इन लोगों ने बनाया था। तो दुर्ग और निचला शहर। तो एक नियोजित शहरी केंद्र के अंदर हम इसकी जो सब हेडिंग हो जाएगी वो आ जाएगा दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग, तो पहली हेडिंग हम लिखेंगे दुर्ग। इसमें आप लिखोगे दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। कच्ची ईंटों के चबूतरों के ऊपर बनी हुई गई थी। दुर्ग को चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। ठीक है, इसे निचले शहर से बिल्कुल अलग कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि दुर्ग छोटा था और निचला शहर बड़ा था और दुर्ग ऊंचे में बना हुआ था। तो इसका एक कारण था, जो दुर्ग था, दुर्ग में जो राजा का भवन था, जो उस समय राजकाज करता था राजा, जो उसके मंत्री थे, जो उसके शासनकाल में मोहनजोदड़ो उस समय संपन्न लोग थे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, धनवान लोग थे। यानी कि राजशाही, राजकाज करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब कहाँ रहते थे? दुर्ग में। इसलिए वो छोटा था और ऊंचे में बनाया गया था और उसको सुरक्षित करने के लिए उसे दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, दूसरी हेडिंग इसमें हम लिखेंगे निचला शहर। तो निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ था और इसमें भी जो भवन थे उन्हें ऊंची चबूतरे पर बनाया गया था और एक नियोजित तरीके से बनाया गया था। मतलब एक सीधी लाइन में, ये नहीं कि आड़े तिरछे, जो आजकल के हम घर देखते हैं, अपने आसपास देखना घर, उस तरीके से नहीं। यानी कि बीच में अगर रास्ता अगर जा रहा है तो रास्ते के किनारे बिल्कुल समकोण पर एक सीट पर निचले शहर पर भवन बनाए गए थे। और ये भवन किस पर बनाए गए थे? ऊंचे चबूतरों पर। और इन चबूतरों की जो सारे भवनों की जो चबूतरों की ऊंचाई थी एक समान थी।
क्योंकि ये बड़ा निचला शहर काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पर ज़्यादातर किसान लोग, मजदूर वर्ग और जो प्रजा थी, जो गरीब वर्ग था, जैसे मन के निर्माण करने वाले, औजारों का निर्माण करने वाले, गुड़िया निर्माण वाले, तो ये लोग कहाँ रहते थे? निचले शहर में रहते थे। तो आज आप लिखेंगे दुर्ग और निचले शहर के बारे में, और उसके बाद मैं एक वीडियो और पोस्ट करूंगा जिसमें मैं नालों के निर्माण के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपके पास आपकी हिस्ट्री की किताब है, इतिहास की किताब है, तो पेज नंबर 6 और 7, 8 में आपको इस प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। एक बार उसे भी ज़रूर देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताएं, और आपके पास अगर किताब नहीं है तो मैं आपके लिए इस चैप्टर को भेज देता हूं। तो ये क्वेश्चन या ये प्रश्न लिखने से पहले उसको भी आप ढंग से एक बार पढ़ लेना। तो हम कल शुरू करेंगे कि नालों का निर्माण उस समय किस तरीके से हुआ था। कल हम अपने वीडियो में इन चारों जो हेडिंग है इनको कवर करेंगे, क्योंकि दुर्ग और शहरी निचले शहर के बारे में जो मैंने बताया ये कुछ मेन पार्ट्स थे, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। लेकिन जब मैं आपको किताब की PDF भेजूंगा तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिए और उसे नोट कर लीजिए, और इसे नोट करने के बाद, इतना नोट करने के बाद आप मुझे वीडियो ज़रूर भेजें। ठीक है, ओके।